हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्जाम 2022 और 23 के पॉइंट ऑफ व्यू से 20 जून 2019 से लेकर 5 नवंबर 2020 के बीच में उच्च शिक्षा प्रणाली वाले यूनिट से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं विथ डिटेल्स के साथ। और ये हमारा पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने 2 पार्ट्स आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं उच्च शिक्षा प्रणाली से। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए, वहाँ पर मैंने प्ले लिस्ट क्रिएट कर रखा है यूजीसी नेट पेपर 1 एग्जाम बूस्टर के नाम से। इस तरीके से आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी और उस प्ले लिस्ट में अब तक मैंने कई सारे यूनिट्स के जो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है विथ एक्सप्लेनेशन के साथ उसको कवर किया है। वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम के लिए। तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देखिए, आपको उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस वीडियो को कैसे कंप्लीट करना है। देखिए, इस वीडियो को आप कई तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर आप डायरेक्टली इसको हर क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को और उसके बाद से आप चाहो तो इसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके, यानी प्रैक्टिस सेट की तरह अटेम्प्ट करते हुए भी आप पूरे वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रैक्टिस सेट की तरह अटेम्प्ट करें इस पूरे वीडियो में जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि एक तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी और जैसे ही क्वेश्चन का मैं आंसर बताता हूं डिटेल्स के साथ या एक्सप्लेन करता हूं कि क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या पूछा गया है, तो आपका क्वेश्चन से रिलेटेड जो थॉट्स जो मन में या क्वेरी या क्वेश्चन उठते होंगे वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो बस आपको करना क्या है कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है और एंड तक पहुँचते पहुँचते सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत का संविधान सभी अल्पसंख्यकों द्वारा अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के अधिकार का उपबंध करता है। किस आर्टिकल के अनुसार या किस अनुच्छेद के अनुसार, यह आपको बताना है कि भारत का संविधान सभी अल्पसंख्यकों द्वारा अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के अधिकार का उपसंबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। देखिए, अल्पसंख्यक वह समुदाय होता है जिनकी संख्या कम होती है। जैसे अगर अपनी कंट्री में हम बात करें तो अल्पसंख्यक में आपके बौद्धिस्ट आ जाएंगे, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, मुस्लिम है। ये सारे लोग जो है आपके अल्पसंख्यक में आते हैं। ये अपना अल्पसंख्यक में सारा कुछ मेंशन करते हैं। बहुसंख्यक में जिनकी संख्या ज़्यादा हो वो बहुसंख्यक में आएंगे। ठीक है, तो ये तो अल्पसंख्यक आपको क्लियर हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। देखिए, सभी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करने का प्रयास करिएगा। गलत भी आंसर होगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप सीख कर यहाँ से जाएंगे, कुछ न कुछ आप सीखेंगे। लेकिन जब आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं, प्रयास नहीं करते हैं, तो ना आप कुछ सीखते हैं और ना कुछ समझते हैं। ठीक है, तो इसलिए प्रयास जरूर करना चाहिए। देखिए, पहला जो ऑप्शन यहाँ पर अनुच्छेद 30(1), बी है अनुच्छेद 29 है, सी है अनुच्छेद 33 है और डी है अनुच्छेद 16(2). तो इनमें से राइट आंसर क्या है, उसका जवाब आपको देना है। देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 30(1) में जो है ये आपका प्रबंध किया गया है या उपबंध से ये संबंधित है कि भारत का संविधान जो है सभी अल्पसंख्यकों द्वारा अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान को स्थापित करने का जो है अधिकार अनुच्छेद 30(1) में दिया गया है। यानी कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग चाहे तो शैक्षणिक संस्थान को स्थापित कर सकता है। इसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 30(1) में किया गया है। ये आपको याद रखना, हमने रुचि के अनुसार, यानी सभी को जो है एक तरीके से अधिकार दिया गया है हमारे संविधान के अंतर्गत। अब देखिए, इसमें हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 29 का। यहाँ पर दिया गया तो सभी को देखते हुए चलेंगे। तो इसमें जो है आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दिया गया है, यानी कि संस्कृति और जो एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी हैं लोगों के अधिकार के बारे में अनुच्छेद 29 में आपका बताया गया है। और अनुच्छेद 33 के बारे में अगर हम बात कर ले तो अनुच्छेद 33 में जो है सशस्त्र बल और अर्धसैनिक बल के अधिकार के बारे में मेंशन है। यानी कि जो मौलिक अधिकार हमारे हैं, अगर उस स्थिति में अगर जो सशस्त्र बल हमारे होते हैं, अर्धसैनिक बल, अगर उसके लिए वो चाहते कि हमें भी मौलिक अधिकार मिले, तो ऐसी स्थिति में जो है हमारी संसद जो है, लोकसभा एक कानून बनाकर जो है इसको पूरी तरीके से निरस्त कर सकती है। क्योंकि जब भी कोई सैनिक या अर्धसैनिक बल अगर इस तरीके के जो भी मतलब मौलिक अधिकार है उसकी अगर मांग करता है तो उस स्थिति में देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। तो यहाँ पर जो है संसद कानून इसके ऊपर भी बना सकती है। तो आई होप कि अनुच्छेद 33 भी आपको क्लियर हो गया होगा। और अनुच्छेद 16(2) के बारे में हम बात कर लेते हैं।
देखिए अनुच्छेद 16(2) में क्या बताया गया है कि राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न ही उससे विभेद किया जाएगा। ये आपको याद रखना है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई सरकारी पद राज्य के अंदर निकलता है किसी भी विभाग में, तो उसमें जो है धर्म और मूल, वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास, इसके आधार पर जो है आप उस व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, उसे अपात्र आप नहीं कर सकते। वो उस पद के लिए पात्र है, अगर वो उस योग्यता को फुलफिल करता है तो वो उसे पद या जॉब मिलनी चाहिए। ये 16(2) में यानी कि अनुच्छेद 16(2) में इसका अधिकार दिया गया है। वैसे इस आर्टिकल जो आपका 16 है, इसमें कई भागों में इसको डिवाइड किया गया है, 16(1), 16(2), 16(3) और इस तरीके से 16(4), और सभी में अलग अलग प्रावधान नागरिकों के लिए किया गया है। लेकिन जितने विकल्प दे उसको मैंने एक्सप्लेन करके यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया, और उम्मीद करता हूँ कि सारा कुछ आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने का प्रयास करिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा सा पेन का कलर मैं चेंज कर लूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि SWAYAM यानी कि स्वयं का अर्थ क्या है। अब देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है जिसके बारे में मैंने अब तक जो 2 पार्ट्स मैंने आपको कराए हैं उसमें स्वयं से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आए हैं, और उसको मैंने काफ़ी डिटेल में मैंने बताया था। स्वयं कब शुरुआत किया गया था, स्वयं के अंतर्गत क्या किया जाता है, इसके उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्वयं जो है एक ऑनलाइन पोर्टल है जहां पर एकेडमिक से लेके स्नातकोत्तर की जो है कोर्सेज उपलब्ध है। कोई भी छात्र फ्री ऑफ कॉस्ट में वहां पर उस कोर्स में इनरोल होकर उन कोर्स को कंप्लीट करके कुछ पैसे देकर, यानी बहुत कम मिनिमम है उसका जो है प्रमाण पत्र कह लीजिए या सर्टिफिकेट भी वो ले सकता है। लेकिन जो कोर्स है वो एकदम निःशुल्क है, पूरा फ्री है, आप शिक्षा फ्री में ले सकते हैं। और इसकी शुरुआत इसलिए की गई थी कि दूरस्थ जो इलाके हैं हमारे देश में कह लीजिए वहाँ पर अभी भी कोई कॉलेज और विद्यालय नहीं है, और स्वयं पोर्टल के माध्यम से जो है उनको एजुकेट करने का भी प्रयास किया जा रहा है। दूरस्थ क्षेत्रों में भी जो है एजुकेशन को पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो बेसिकली स्वयं का यहाँ पर फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है, और मैंने इसके फुल फॉर्म के बारे में भी आपको बताया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो नए विद्यार्थी होंगे हो सकता है उनको न पता हो, लेकिन जो पुराने विद्यार्थी हैं उनको मैंने स्वयं के बारे में काफ़ी कुछ डिटेल में बताया है। आपको इन चारों में से राइट आंसर बताना है। बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नहीं अगर आएगा तो मैं आपको वहाँ पर जवाब जरूर दूंगा। आइए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षणिक FM रेडियो नेटवर्क है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन मैंने पिछले पार्ट्स में आपको कराया था। जैसे कि मैं बता दूं कि 2018 से लेकर मैं आपको 2020 के बीच में जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, मतलब पेपर हुए हैं, उनके क्वेश्चन को मैं यहाँ पर कवर करा रहा हूँ। तो इसके बीच में आप देख रहे होंगे कि कई ऐसे क्वेश्चन जो रिपीट ऑन हुए हैं, यानी कई बार थोड़ा सा चेंज करके शब्दों में या क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के जो है आपसे पूछा गया, लेकिन आंसर एग्जैक्ट वहीं पर आपका जाता है। तो थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको पार्ट 2 में कराया था कि शैक्षणिक FM रेडियो नेटवर्क इसमें से कौन सा है, क्या ज्ञान दर्शन है, ज्ञानवाणी है, ज्ञानधारा है, या GIAN है। तो इन चारों विकल्पों में से आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर ज्ञानवाणी क्या है, ये शैक्षणिक FM रेडियो नेटवर्क है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए ज्ञानवाणी के बारे में थोड़ा सा समझते हुए चलते हैं। देखिए ज्ञानवाणी एक शैक्षिक FM चैनल है जो कि वर्ष 2001 में, कब 2001 में जो है इसको शुरू किया गया था, और यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो कि वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय है, बार बार मैं ये कहता हूँ। जैसे क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि वर्तमान में जो शिक्षा मंत्रालय है उसका पूर्व में नेम, यानी पहले के समय में नाम क्या था, इस तरीके से भी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता था। तो पहले का जो नाम इसका है ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाता है, और वर्तमान में इसका जो नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो देखिए शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो है इग्नू द्वारा संचालित कार्यक्रम है। क्या, ये जो आपका ज्ञानवाणी FM चैनल है, ये क्या है, इग्नू के द्वारा संचालित एक कार्यक्रम है, और इसके माध्यम से सुदूर क्षेत्रों तथा औपचारिक शिक्षा से दूर छात्रों तक शैक्षिक प्रसारण के माध्यम से शिक्षा प्रदान किया जाता है।
और इसमें प्रसारण के माध्यम से विभिन्न विषयों का अध्ययन अध्यापन भी जो है कराया जाता है। तो बेसिकली दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा को पहुंचाने का भी प्रयास ज्ञानवाणी के द्वारा। अभी उससे पहले मैंने स्वयं पोर्टल के बारे में बताया। देखिए स्वयं तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्वयं से एक क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है हायर एजुकेशन में आपसे पूछा ही जाएगा, चाहे उसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाए, चाहे उसकी शुरुआत कब से हुई है, उस पर किस क्लास से लेकर किस क्लास तक के कोर्सेज जो है उपलब्ध हैं। तो ये सारा कुछ डिटेल मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो उस क्वेश्चन का आप जो है राइट आंसर जरूर बताइएगा। लेकिन यहाँ पर जो है राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि जो डिटेल्स मैंने बताएं वो भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रतिवेदनों में से किसने परीक्षा प्रणाली की शैक्षणिक, तकनीकी और प्रशासनिक समस्याओं को संबोधित किया था। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है ऐसा कौन सा विकल्प है जो यहाँ पर परीक्षा प्रणाली की शैक्षणिक, तकनीकी और प्रशासनिक समस्याओं को संबोधित किया है। पहला दिया गया है ऑप्शन यहाँ पर रिपोर्ट ऑन स्टैंडर्ड्स ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम 1965 ने, बी दिया गया रिपोर्ट्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 और 49 ने, सी है सार्जेंट रिपोर्ट 1944 ने, और डी है हर्टांग कमेटी रिपोर्ट 1929 ने। तो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रिपोर्ट ऑन स्टैंडर्ड्स ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम 1965 ने जो है परीक्षा प्रणाली की शैक्षणिक, तकनीकी और प्रशासनिक समस्याओं को संबोधित किया था। ये आपको याद रखना है। क्या? रिपोर्ट ऑन स्टैंडर्ड्स ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम 1965 ने जो है इसको संबोधित किया था, इस समस्या को। अब इसके बारे में डिटेल्स में थोड़ा सा समझते हुए चलते हैं। देखिए रिपोर्ट ऑन स्टैंडर्ड्स ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम 1965 के माध्यम से परीक्षा प्रणाली की शैक्षणिक, तकनीक और प्रशासनिक समस्याओं को संबोधित किया गया था और यह रिपोर्ट मुख्यतः कोठारी समिति की अनुशंसाओं का ही एक भाग थी। ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसे भारतीय शिक्षा आयोग की अनुशंसा भी कहते हैं। और इसमें कुल 23 सुझाव दिए गए थे, जिनमें से परीक्षा प्रणाली की शैक्षिक, तकनीक और प्रशासनिक समस्याओं पर केंद्रित प्रमुख अनुशंसाएं भी थीं। टोटल 23 सुझाव दिए गए थे और उन्हीं में से ये एक समस्या थी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सारा डिटेल्स आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा और आपने कमेंट बॉक्स में ऑप्शन ए राइट आंसर बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में महाविद्यालयों की विश्वविद्यालयों से संबद्धता की वर्तमान प्रणाली किस वर्ष शुरू हुई थी, ये आपको बताना है। जैसे कि देखिए भारत में जितने भी महाविद्यालय हैं उसकी विश्वविद्यालयों के साथ संबद्धता जो है वर्तमान प्रणाली जो है किस वर्ष से शुरू हुई थी, इसकी शुरुआत कब से, ये पूछा जा रहा है। देखिए पहला जो ऑप्शन है 1857 से शुरुआत है, दूसरा ऑप्शन है 1948 से, और सी है आपका 1928 से, और डी है आपका 1966 से। तो आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है इस क्वेश्चन का। देखिए लगे कि वीडियो फास्टली आगे मूव ऑन हो रहा है, आगे जा रहा है, तो आपको वीडियो को पॉज कर लेना है। आपके पास पर्याप्त समय है, क्योंकि अभी आप एग्जाम हॉल में नहीं बैठे हैं। तो क्वेश्चन को आप समय लेकर सॉल्व करने का और सही आंसर बताने का पूरा प्रयास करिएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ये जो 25 क्वेश्चन मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, इसमें से आप 20 क्वेश्चन के आसपास पहुँच जाएंगे। ये बहुत बढ़िया स्कोर है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप बताइए। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1857 में। ठीक है, तो अब इसके बारे में मैं डिटेल में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। देखिए सर्वप्रथम चार्ल्स वुड डिस्पैच ने 1854 के तत्वाधान में जो है 1857 ईस्वी से जो है महाविद्यालयों की विश्वविद्यालयों से संबद्धता की वर्तमान प्रणाली का प्रारंभ हुआ था। ये आपको याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है जिसको मैंने अभी आपको बताया कि सर्वप्रथम चार्ल्स वुड डिस्पैच ने 1854 के तत्वाधान में 1857 ईस्वी से महाविद्यालयों की विश्वविद्यालयों से संबद्धता की वर्तमान प्रणाली का प्रारंभ जो है यहाँ पर हुआ या माना जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संबद्धता नियंत्रण अधिनियम 1956 के माध्यम से स्वतंत्र भारत 1957 में महाविद्यालयों की विश्वविद्यालयों से संबद्धता को कानूनी दर्जा भी दिया गया है। ये आपको याद रखना है, कानूनी दर्जा इसको मिला हुआ है। और वर्ष 2009 में इस दिशा में पुनः यानी कि फिर से संशोधन किया गया और इस संबंध में यूजीसी के क्लॉज एफ और जी के अंतर्गत सब सेक्शन 1 से लेकर
26 तक जिक्र किया गया है। किसके बारे में? महाविद्यालयों की, विश्वविद्यालयों की संबंधितता के संदर्भ में। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा और इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, लेकिन आपको बहुत ही इजीली समझ में आ रहा होगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा और उम्मीद करता हूँ कि सही आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नामित विश्वविद्यालय बनने की अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी संस्थान के पास अन्य अनिवार्य शर्तों को पूरा करने के साथ साथ निम्नलिखित विकल्पों में से क्या और उपलब्धियाँ होनी अनिवार्य है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई महाविद्यालय है, बहुत बड़ा महाविद्यालय, सभी फैकल्टी है आपके पास, आर्ट है, साइंस है, और भी अन्य संबंधित जितने भी कोर्सेज हैं वो सारा कुछ है, और आप जो है अर्हता प्राप्त करना चाहते हैं विश्वविद्यालय बनाने के लिए अपने महाविद्यालय को, तो यहाँ पर कुछ और अनिवार्य शर्तें होती हैं जिसको पूरा करना होता है। तो वो क्या होना चाहिए, यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से आपसे पूछा जा रहा है। देखिए सबसे पहला दिया गया यहाँ पर कि प्रति संकाय में प्रति वर्ष समकक्षी पुनरीक्षित अथवा SCOPUS कम से कम 2 शोध का प्रकाशन होना जनरल में ये जरूरी है। इसके साथ ही साथ बी दिया गया कि प्रति संकाय में प्रति वर्ष समकक्षी पुनरीक्षित अथवा SCOPUS जर्नल्स में कम से कम 5 शोध का प्रकाशन होना चाहिए। सी है प्रति संकाय में प्रति वर्ष समकक्षी पुनरीक्षित अथवा SPOPUS जनरल में कम से कम 1 शोध का प्रकाशन होना चाहिए। और डी दिया गया प्रति संकाय में प्रति वर्ष समकक्षी पुनरीक्षित अथवा SCOPUS जनरल में कम से कम 3 शोध प्रकाशन होना चाहिए। तो शोध से संबंधित यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं कि अगर आप विश्वविद्यालय बनने के लिए अर्हता प्राप्त करना चाहते हैं तो कम से कम आपके जो महाविद्यालय जो भी कह लीजिए, तो कम से कम कितने शोध जो है जर्नल्स या प्रकाशित करना है प्रतिवर्ष, ये यहाँ पर उसी के संदर्भ में विकल्प दिया गया है। तो आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा प्रति संकाय में प्रति वर्ष समकक्षी पुनरीक्षित अथवा SCOPUS कम से कम 2 शोध का प्रकाशन होना जरूरी है जनरल में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ये तो आपको क्लियर हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि अगर किसी महाविद्यालय या कोई संस्थान है जिसको विश्वविद्यालय की अर्हता प्राप्त करनी है तो उसके लिए UGC के अकॉर्डिंग क्या जो है रूल रेगुलेशन है, क्या मापदंड है। तो उसके बाद से आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आपको कि बहुत सारा टेक्स्ट है और यहाँ पर कुछ वर्ड्स जो है आपका ऊपर नीचे हो गया है स्कैन करने में। तो यहाँ पर जो है आपका जर्नल्स वाला जो है ये आपका यहाँ पर हो जाएगा पार्ट्स, जर्नल्स यहाँ पर होगा, ठीक है। सभी में आपका यहीं पे है, जर्नल्स में कम से कम 2 शोध का प्रकाशन होना चाहिए। और भी कई मापदंड है जिसको मैं अभी नीचे आपको बता रहा हूँ। देखिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को जो है आयोग के द्वारा जो है सम विश्वविद्यालय संस्थान विनिमय 2019 के अनुसार, याद रखना है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सम विश्वविद्यालय संस्थान विनिमय 2019 के अनुसार नामित विश्वविद्यालय घोषित किए जाने हेतु प्रति वर्ष सहकर्मी समीक्षित अथवा स्वीकार्य गुणवत्ता की SCOPUS अथवा वेब ऑल साइंस, यानी कि ये जो WOS का फुल फॉर्म है, WOS का फुल फॉर्म है वेब ऑल साइंस पत्रिकाओं में प्रति संकाय कम से कम 2 वार्षिक प्रकाशन होने अनिवार्य हैं। ये एक मापदंड दिया गया है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा कि अगर कोई विश्वविद्यालय बनने की अर्हता रखता है या सम विश्वविद्यालय संस्थान बनाना चाहता है तो उसके लिए क्या मापदंड है। तो प्रतिवर्ष जो है यहाँ पर 2 जो है शोध का प्रकाशन होना जरूरी है, और वो भी यहाँ पर ऑथेंटिक जर्नल्स में। देखिए जैसे दिया गया यहाँ पर वेब ऑल साइंस के बारे में, ठीक है। अब इसके बाहर से कुछ और भी अर्हता है यहाँ पर विश्वविद्यालय बनाने के संदर्भ में, वो भी आपको याद रखना है। जैसे कि संस्थान, वो संस्थान या महाविद्यालय जो भी है कम से कम वो 20 वर्षों से अधिक जो है अस्तित्व में रहा है, यानी कि 20 वर्षों से वो संचालित हो रहा है, ये एक क्राइटेरिया है। और शिक्षक छात्र अनुपात 1:2 से कम नहीं होना चाहिए, ये भी आपको याद रखना, 1:2 से कम नहीं होना चाहिए। और आवेदन करते समय नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की समग्र रैंकिंग में सर्वोच्च टॉप 100 संस्थानों अथवा किसी विशिष्ट श्रेणी में
50 संस्थानों में रैंक आवश्यक है। तो ये कुछ क्राइटेरिया है विश्वविद्यालय बनाने के संदर्भ में। किसी भी संस्थान को अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल करता है वो संस्थान, तो वो विश्वविद्यालय बनने की अर्हता प्राप्त कर सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा और इसका राइट आंसर भी आपको समझ में आ गया होगा। सिंपली इस क्वेश्चन में विश्वविद्यालय बनाने के संदर्भ में क्या अर्हता होनी चाहिए, उसी के संदर्भ में ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है और ये क्वेश्चन 2019 का है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक से दो बार रिवाइज जरूर करिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुट कर दिए जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत सरकार के निम्नलिखित किस योजना का उद्देश्य नवनिवेशी अनुसंधान परियोजनाओं को समर्थन देना है जो सामाजिक रूप से प्रासंगिक, स्थानीय आवश्यकता अनुरूप और राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण तथा वैश्विक महत्व की हो। अब इन चारों विकल्पों में से आपको राइट आंसर बताने का प्रयास करना है। पहला ऑप्शन है SPARC, फिर उसके बाद से बी ऑप्शन है STRIDI और सी है IMPRESS और डी है आपका STARS। तो देखिए यहाँ पर ये हिंदी में दिया गया। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि कभी हिंदी आपको क्लियर नहीं हो तो आपको बगल में लैंग्वेज का जो है एक ऑप्शन एग्जाम टाइम में आपको मिल जाएगा और यहाँ से आप अपने लैंग्वेज को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं और सारे क्वेश्चन आपको इंग्लिश में दिखने लगेंगे। तो कुछ क्वेश्चन जो हिंदी के अगर नहीं समझ में आते हैं तो आप उसे लैंग्वेज चेंज कर इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। और मैं ये उम्मीद करता हूँ थोड़ी बहुत इंग्लिश सभी को आती है, ऐसा नहीं कि कोई नहीं जानता। भले से वो फ्लुएंट स्पीकिंग इंग्लिश नहीं कर पाता लेकिन वो इंग्लिश अच्छे तरीके से समझ जाता है, तो आप इजीली समझ पाओगे। क्योंकि कई बार हिंदी जो है बहुत ज़रूरत से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड इस्तेमाल होते हैं जो थोड़ा सा समझ से परे चले जाते हैं, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि सभी का मतलब यहाँ पर बताऊं। लेकिन जब भी सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो एग्जाम टाइम में तो आप लैंग्वेज चेंज करके एक बार देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना था। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा STRIDI जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ, क्वेश्चन को फिर से मैं रिवाइज नहीं करूँगा ताकि आपको डिटेल्स के थ्रू ही आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अब देखिए मैं इसका इंग्लिश भी यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। STRIDE ये इसको इंग्लिश में इस तरीके से शॉर्ट में है, जिसका फुल फॉर्म, पहले तो इसका फुल फॉर्म आपको पता रहना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी, इसका फुल फॉर्म होता है, ये याद रखना है। देखिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की यह एक पहल है। क्या पहल है? स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडिया डेवलपिंग इकोनॉमी। ये जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक पहल है जिसका उद्देश्य प्रश्नगत विशेषताओं के साथ ही ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च को बढ़ावा देना है। जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत सरकार की निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य नवनिवेशी अनुसंधान परियोजनाओं का समर्थन देना है जो कि सामाजिक रूप से प्रासंगिक, स्थानीय आवश्यकता अनुरूप और राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण तथा वैश्विक महत्व की हो। तो ये जो है आपकी योजना कौन सी है? ये योजना है स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडिया डेवलपिंग इकोनॉमी, ये योजना है। तो ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक पहल है, ये भी आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूं कि ये तो आपको क्लियर हो गया। अब इसके साथ ही साथ ये ऊपर आपका जो दिया गया है SPARC, इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए इसका फुल फॉर्म होता है आपका स्कीम फॉर द प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है, ये आपको याद रखना है। और इसका लक्ष्य भारतीय संस्थानों व विश्व के सर्वोत्तम संस्थानों के बीच अकादमिक एवं अनुसंधान सहयोग को आसान बनाकर भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान परिदृश्य को बेहतर बनाना है। किसका उद्देश्य यहाँ पर है? तो ये जो आपका है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन, शॉर्ट में ये नेम है, फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। इसके बाद से यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे कि ये आपका है, इसको भी मैं शॉर्ट में इंग्लिश में लिख देता हूँ क्योंकि हिंदी कुछ कंफ्यूजिंग आपको कर सकती है। IM आपका हो जाएगा, फिर उसके बाद से PR और उसके बाद से E और SS यहाँ पर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। अगर आप इसको पूरा पढ़ोगे तो ये इम्प्रेस आपको नज़र आ रहा होगा, जिसका फुल फॉर्म होता है इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंस, इसका फुल फॉर्म ये आपको याद रखना है। देखिए ये एक प्रकार की योजना है और इसका उद्देश्य शासन और समाज पर अधिकतम असर डालने वाले सामाजिक विज्ञान संबंधी अनुसंधान
प्रस्तावों की पहचान एवं वित्त पोषण प्रदान करना है किसका, इस योजना के अंतर्गत। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और भारतीय सामाजिक विज्ञान एवं अनुसंधान परिषद इसकी परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी है। तो अगर पूछा जाए कि इसके क्रियान्वयन या कार्यान्वयन के लिए जो है कौन सी एजेंसी नियुक्त है यहाँ पर, तो ये आपको याद रखना है, भारतीय सामाजिक विज्ञान एवं अनुसंधान परिषद जो है इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी डिटेल्स आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। देखिए मैं थोड़ा सा समय लिया हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ विकल्प जो है उनके डिटेल्स को बताने का प्रयास किया है और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। नहीं समझ में आया तो भी कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि ये मुझे पता चलना चाहिए कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उन प्रॉब्लम को जो है क्लियर करने का प्रयास करूँ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गेट्स व्यवस्था के अनुसार उच्च शिक्षा संबंधी नीतियों का निर्माण निम्न में से किस विभाग द्वारा किया जाना निहित है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला है शिक्षा विभाग के द्वारा, विदेश विभाग के द्वारा, सी है वाणिज्य एवं व्यापार के द्वारा और डी है शहरी नियोजन के द्वारा। अब इन चारों विकल्पों में से आपको बताने का प्रयास करना है कि गेट्स के अनुसार उच्च शिक्षा संबंधी नीतियों का निर्माण इन सभी विकल्पों में से किस विभाग द्वारा किया जाना निहित है। सही जवाब बताने का प्रयास करें। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर वाणिज्यिक एवं व्यापार विभाग के द्वारा। अब इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। देखिए गेट्स का मतलब यहाँ पर फुल फॉर्म आपको समझ लेना है, जनरल अरेंजमेंट ऑफ ट्रेड एंड सर्विस इसका फुल फॉर्म होता है। और विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत यह एक संधि है जो कि वर्ष 1995 में उरुग्वे दौर की वार्ता के पश्चात जो है अस्तित्व में आया था। और गेट्स व्यवस्था 12 सेवा क्षेत्रकों की पहचान करती है, जिसमें उच्च शिक्षा में सम्मिलित अभी जो है आपका पूरी तरीके से सम्मिलित है, जिसके कारण गेट्स व्यवस्था में उच्च शिक्षा संबंधी नीतियों के निर्माण हेतु वाणिज्यिक एवं व्यापार विभाग जो है पूरी तरीके से उत्तरदायी है। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। गेट्स का फुल फॉर्म याद रखना है आपको, गेट्स शॉर्ट नेम में दिया गया है यहाँ पर, जिसका फुल फॉर्म होता है जनरल अरेंजमेंट ऑफ ट्रेड एंड सर्विस। और विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत ये एक प्रकार की संधि है जो वर्ष 1995 में उरुग्वे दौर की वार्ता के पश्चात अस्तित्व में आया था। ये आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ सारा डिटेल्स क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में उच्च शिक्षा के संबंध में नॉलेज कमीशन द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रमुख संस्तुतियां दी गई थी, और वो कुछ संस्तुतियों के बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो कौन कौन सी संस्तुतियां जो है नॉलेज कमीशन के द्वारा दिया गया था भारत में उच्च शिक्षा के संबंध में। देखिए पहला है अतिरिक्त विनियामक संस्थानों का होना, दूसरा है निजी विश्वविद्यालयों का बंद किया जाना, तीसरा है उच्च शिक्षा का व्यापक विस्तार, और चौथा है सकारात्मक कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करना, और पांचवा है उत्कृष्ट सुनिश्चित करने हेतु प्रयास, उत्कृष्टता जो है सुनिश्चित करने हेतु प्रयास। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर बताने का प्रयास जरूर करें कमेंट बॉक्स में। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर तीसरा आपका उच्च शिक्षा का व्यापक विस्तार होना चाहिए, इसके साथ ही साथ सकारात्मक कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और यहाँ पर पांचवा आपका उत्कृष्टता सुनिश्चित करने हेतु प्रयास करना चाहिए। तो भारत में उच्च शिक्षा के संबंध में नॉलेज कमीशन द्वारा जो है यहाँ पर आपके उच्च शिक्षा का व्यापक विस्तार होना चाहिए, सकारात्मक कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उत्कृष्टता सुनिश्चित करने हेतु प्रयास करना चाहिए। ये संस्तुतियाँ दी गई थी, ये आपको याद रखना है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि नॉलेज कमीशन का गठन वर्ष 2005 में हुआ था। ये आपको याद रखना है, कब हुआ था, 2005 में। कौन, ये नॉलेज कमीशन का गठन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जिसके अध्यक्ष श्री सैम पित्रोदा थे। अगर इसके अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए तो सैम पित्रोदा इसके अध्यक्ष थे। साथ ही इसमें 7 अन्य विशेषज्ञ भी शामिल थे, और इस आयोग का संपूर्ण प्रतिवेदन वर्ष 2009 में राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट टू द नेशन के नाम से प्रकाशित हुआ था, और इसका प्रतिवेदन 5 भागों में डिवाइड था या विभाजित था। और उच्च शिक्षा संबंधी इसकी प्रमुख सिफारिशें थी, जिसके बारे में मैंने यहाँ पर 3 बताए। वैसे तो कई सारी सिफारिश थी, जैसे कि ग्रेजुएट कॉलेजों की संबद्धता से जुड़े नियमों में बदलाव की अनुशंसा की, जिसमें अधिक स्वायत्तता देना शामिल है, और इसके साथ ही साथ इसने जवाबदेहिता के साथ संस्थानों की गुणवत्ता में वृद्धि के प्रयासों की अनुशंसा की। और इसके साथ ही साथ बाकी ये जितनी भी अनुशंसाएं मैंने यहाँ पर बताई संस्तुतियों के बारे में, ये भी आपका उसमें किया गया था। तो ये सारे डिटेल्स आपको याद रखने हैं। अगर क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा रहा है आप उसको सॉल्व कर लेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन ए और दूसरा तर्क आर है। अभिकथन ए में दिया गया कि भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में केंद्रीय विश्वविद्यालयों को उत्कृष्ट माना जाता है, और तर्क आर की अति श्रेष्ठ छवि होने के बावजूद ऐसी संस्थानों को अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग के शीर्ष पायदान में स्थान प्राप्त नहीं हो पाता है। तो ये एक तो बड़ी समस्या है कि भारत के जितने भी उच्च शिक्षण संस्थान हैं या विश्वविद्यालय हैं, जो विश्व की रैंकिंग होती है यूनिवर्सिटी की, टॉप 10 की हो या टॉप 100 का, तो इसमें यहाँ पर हमारे विश्वविद्यालयों का नाम नहीं जा पाता। अब उसके पीछे क्या कारण है ये समझना जरूरी है। फिलहाल में जो है आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना, उसके बाद से मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए उपरोक्त दोनों कथनों का अवलोकन करिए और सही विकल्प का चयन करिए कि ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको बताने का प्रयास करना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। यानी कि अभिकथन ए भी सही है आपका, तर्क आर भी सही है, लेकिन तर्क आर क्या है अभिकथन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए राइट नहीं है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हुए चलते हैं। देखिए आपको याद रखना है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय संसदीय अधिनियम के माध्यम से स्थापित होते हैं। जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं वो कैसे स्थापित होते हैं? संसदीय अधिनियम के माध्यम से इनको स्थापित किया जाता है, और यह शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। जो हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत सभी सेंट्रल विश्वविद्यालय आते हैं, ये आपको याद रखना है। और 1 जून 2020 तक भारत में 54 केंद्रीय विश्वविद्यालय कार्यरत थे, जो कि भारत के उत्कृष्ट शिक्षा संस्थान हैं। जो कि यहाँ पर बताया गया कि भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में केंद्रीय विश्वविद्यालयों को उत्कृष्ट माना जाता है, यानी कि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनको बेहतर माना जाता है पूरे भारत के अंदर जितने भी विश्वविद्यालय हैं। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय क्या हैं? उत्कृष्ट हैं, ये आपको याद रखना है। जिसमें आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी आ जाएगा, बीएचयू आ जाएगा, और भी कई सारी जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं वो सारी उत्कृष्ट श्रेणी में आती हैं भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा तर्क आर था उसके बारे में डिटेल में। तो देखिए भारत का कोई भी संस्थान विश्व टॉप 300 यानी 300 में, 100 की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, टॉप 300 उच्च शिक्षण संस्थानों में भी शामिल नहीं है। देखिए टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021, ये मैं बहुत पुरानी रिपोर्ट नहीं आपको बता रहा हूँ, 2021 का ही बता रहा हूँ। 2021 के अनुसार जो है ये आपको बताया गया था कि जो विश्व की टॉप 300 यूनिवर्सिटी हैं उसमें भी भारत के विश्वविद्यालय जो भी हैं उच्च शिक्षण संस्थान है उनका नाम मेंशन नहीं है। और ये रिपोर्ट जो है टाइम हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के अनुसार जो है बताया गया है, ये आपको याद रखना है। अगर आप चाहो तो गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हो, क्योंकि आजकल इन्फॉर्मेशन बड़ा इजीली एक्सेस किया जा सकता है। तो थोड़ा समय निकाल के नॉलेज के बारे में भी रिसर्च किया करें, इससे आपकी ज्ञान बढ़ेगी। काफ़ी ज़्यादा विद्यार्थी अपना टाइम जो है अलग जगह एक्सपेंड कर देते हैं और टाइम चला जाता है और कुछ सीख भी नहीं चाहते। जब तक आपके जीवन में कुछ भी वैल्यू एड ऑन ना हो, चाहे वीडियो आप देख रहे हैं, चाहे कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, चाहे बुक्स पढ़ रहे हैं, तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। जब आपके लाइफ में वैल्यू एड होती है इसका मतलब आपका समय जो निवेश किया गया है वो सार्थक हो जाता है। तो आई होप कि ये सारा डिटेल्स आपको क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारत के विश्वविद्यालयों में शिक्षण पर सर्वश्रेष्ठ अध्यापकों के बोर्ड का नियंत्रण था। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का कार्य विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बोर्ड के प्रशासनाधीन था? तो यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर इन चारों विकल्पों में से। पहला जो ऑप्शन है आपके लिए जगदला विश्वविद्यालय है, बी है आपका वल्लभी विश्वविद्यालय है, और सी है नालंदा विश्वविद्यालय, और डी है उदंतपुरी विश्वविद्यालय। तो इन चारों विकल्पों में से सही आंसर क्या है उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, नालंदा विश्वविद्यालय। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि प्राचीन भारत के विश्वविद्यालयों में शिक्षण पर सर्वश्रेष्ठ अध्यापकों के बोर्ड का नियंत्रण था, और इन चारों विकल्पों में से किस विश्वविद्यालय का कार्य विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बोर्ड के प्रशासनाधीन था, यही आपको बताना था। तो इसमें जो है नालंदा विश्वविद्यालय का जो बोर्ड था ये प्रशासनाधीन था, ये आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन से जुड़े जो महत्वपूर्ण डिटेल्स हैं उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय का कार्य विक्रमशिला विश्वविद्यालय के शिक्षण बोर्ड के प्रशासनाधीन था, और नालंदा विश्वविद्यालय में 3 श्रेणियों के आचार्य या अध्यापक कह सकते हैं वो थे, जो अपनी योग्यता अनुसार प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में आते थे। यानी कि उनकी योग्यता है उसी के आधार पे इनको 3 श्रेणियों
श्रेणियों में बांटा गया था और नालंदा के प्रसिद्ध आचार्यों में से शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल और गुणमती और इसके साथ ही साथ स्थरमती प्रमुख थे। और देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम को जाता है। वहीं विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 8वीं शताब्दी में पाल वंश के शासक धर्मपाल ने बिहार प्रांत के भागलपुर में किया था। और इसके साथ ही साथ नालंदा विश्वविद्यालय के समकक्ष न्याय, तत्व ज्ञान एवं व्याकरण का भी अध्ययन कराया जाता है। यानी नालंदा विश्वविद्यालय में उस समय न्याय और तत्व ज्ञान एवं व्याकरण के भी विषयों पे जो है अध्ययन कराया जाता था। ये भी आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में भी थोड़ा बहुत यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको देखने को मिला। इसके साथ ही साथ विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में भी थोड़ा बहुत आपको जानने को मिला। तो आई होप कि सारा डिटेल्स आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नीति संगत क्षेत्रों में शोध के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन को इम्प्रेस पहल सौंपा गया था। यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। नीति संगत क्षेत्रों में शोध के लिए इन चारों विकल्पों में से किस संगठन को इम्प्रेस पहल सौंपा गया था। अभी इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर कराया था, थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या IIS को सौंपा गया था? बी है ICSSR को सौंपा गया था और सी यहाँ पर है ICPR को सौंपा गया था और ICHR को सौंपा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या है, आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करना है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ICSSR। इसको इंग्लिश में मैं लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ICSSR, ये ठीक है। इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा और इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च होता है। इसके बारे में अभी मैंने क्वेश्चन में ऊपर आपको बताया था। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, इम्प्रेस जिसका फुल फॉर्म होता है इम्पैक्चुअल पॉलिसी रिसर्च एंड सोशल साइंस, जो कि ICR जिसका फुल फॉर्म मैंने अभी बताया इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च द्वारा प्रदान की गई शोध परियोजनाओं को एक साथ आगे बढ़ाने के प्रयास में नीतिगत अनिवार्यताओं के साथ जो है समन्वित होने वाले शुद्ध वैचारिक अनुसंधान के लिए शीर्ष सामाजिक विज्ञान अनुसंधान निकायों के क्षेत्र में भविष्य के लिए एक ब्लूप्रिंट है। ये आपको नीति संगत क्षेत्रों में शोध के लिए इन चारों विकल्पों में से किस संगठन को इम्प्रेस पहल सौंपा गया था, तो ये ICSSR को सौंपा गया था, जिसका फुल फॉर्म था इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। इतना तो आपको याद रखना है। बाकी ये जो मैंने डिटेल्स अभी बताया उसको भी आपको क्लियर करते हुए चलना है। एक पॉइंट और इसमें आपको याद रखना है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ साझा दस्तावेज के अलावा ICSSR के आंतरिक रूप से अनुसंधान के लिए कुछ प्रमुख विषयों को भी जो है तैयार किया गया था और इसमें कृषि क्षेत्र के मुद्दे, किसानों की समस्याएं, कृषि गरीबी, पुनरुद्धार, व्यापार और निवेश नीति, उदारीकरण आदि भी जो है शामिल थे। ये आपको याद रखना है। देखिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे याद रखना है, उसके साथ साथ जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ उसको भी अगर आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो और याद करते हुए चल सकते हैं। एक बार में आपको क्लियर ना हो तो 2 बार 3 बार आप वीडियो को देखिए, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से जीवन और चिंतन के मूलभूत विचार और समस्याओं की उन्मुक्त और सृजनात्मकता के निमित्त आवासीय कौन सा केंद्र है। यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से आपको यह बताने का प्रयास करना है कि जीवन और चिंतन के मूलभूत विचार और समस्याओं की उन्मुक्त और सृजनात्मकता के निमित्त आवासीय कौन सा केंद्र है। क्या पहला ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल कॉलेज ट्रस्ट, बी है श्री लाल बहादुर शास्त्री सांस्कृतिक विद्यापीठ, उसके बाद सी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द एडवांस स्टडी, डी है आपका नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। इन चारों में से राइट आंसर क्या है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करना है। देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द एडवांस स्टडीज, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज जिसको शॉर्ट में IIAS भी कहा जाता है, तो इस शॉर्ट नेम भी याद रखना और इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। तो यह एक जो है प्रतिष्ठित शोध संस्थान है जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1964 में, कब 1964 में
जो है किया गया था और वर्तमान में यह शिमला यानी कि हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। क्या? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन में जो पूछा गया था उसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। और ये जो मैंने अतिरिक्त फैक्ट आपको बताया, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज क्या है, तो ये एक प्रतिष्ठित शोध संस्थान है जिसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा 1964 में किया गया था और वर्तमान में ये कहाँ पर स्थित है? शिमला में। शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। ये डिटेल्स आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विद्यार्थी की कल्पना और उसकी पहल को शामिल किए जाने का महत्व निम्नलिखित में से किसमें है? ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला ऑप्शन है शिक्षण की विशिष्ट विधि, बी है आपका अवधारणा प्रतिचित्रण, सी है आपका समकक्षीय अनुदेशन और डी है आपका क्विज। तो इन चारों में से ही आपको अपना राइट आंसर बताने का प्रयास करना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण की विशिष्ट विधि। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझते हुए चलते हैं। देखिए विद्यार्थी की कल्पना और उसकी पहल को शामिल किए जाने का महत्व शिक्षण की विशिष्ट विधि में आता है। क्या? ये याद रखना है कि विद्यार्थी की जो कल्पना है और उसकी पहल को शामिल किए जाने का महत्व जो होता है वो शिक्षण की विशिष्ट विधि में होता है। ये आपको याद रखना है। और यह शिक्षण का एक प्रकार होता है जिसके अंतर्गत अतीत में लोगों की भूमिकाओं तथा निर्णय लेने के मामलों में किसी बिंदु का उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही साथ छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता को शिक्षक महत्व प्रदान करता है, यानी कि अलग अलग तरीके के जो छात्र होते हैं उनकी व्यक्तिगत भिन्नता अलग अलग हो सकती है, सोचने का तरीका, पढ़ने का तरीका। तो शिक्षक क्या करता है? इस विधि के अंतर उनको महत्व देता है। ऐसा नहीं कि कोई उनके हिसाब से ना हो तो उनको इग्नोर कर देता है। तो ये आपको याद रखना है। और हमें पता है कि इस विधि में किसी भी वस्तु स्थिति को भली भांति बारीकी से जांच पड़ताल कर जानना होता है और इसका बुनियादी आधार विद्यार्थी की जिज्ञासु प्रवृत्ति को माना जाता है। दूसरे शब्दों में अगर मैं बताऊं आपको तो मनुष्य का संपूर्ण ज्ञान उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति का परिणाम है। और केस अध्ययन, जो केस स्टडी होता है, केस अध्ययन जो है विधि ज्ञान अनुभव को पाने का एक साधन होता है और इसी विधि से विद्यार्थी की स्वयं समाधान ढूंढने में सक्रिय भूमिका रहती है, जबकि अध्यापक की भूमिका विद्यार्थियों को समस्या से भली भांति परिचित कराना है। केस स्टडी के संदर्भ में ये पॉइंट मैंने बताया कि यहाँ पे बालक जो है स्वयं सक्रिय होता है। बस शिक्षक का यहाँ पर कर्तव्य एक तरीके से गाइडेंस ये होता है कि समस्या क्या है, भली भांति विद्यार्थी को उससे परिचित कराना होता है। उम्मीद करता हूँ शिक्षण की विशिष्ट विधि आपको क्लियर हो गया। इसी के संदर्भ में मैंने ये सारा पॉइंट्स आपको बताने का प्रयास किया। तो उम्मीद करता हूँ राइट आंसर ऑप्शन ए बताया होगा आपने कमेंट बॉक्स में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसी देश की कुशल जनशक्ति उत्पादकता और लोगों के जीवन की गुणवत्ता पर केंद्रित मानव संसाधन विकास में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर बल दिया जाता है? इन चारों विकल्पों में से आपको बताने का प्रयास करना है। पहला है व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जाता है, बी है औपचारिक शिक्षा पर और सी है जीवन पर्यंत शिक्षा पर और डी है तकनीकी शिक्षा पर। क्वेश्चन को समझ लीजिए, आंसर आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। किसी देश की कुशल जनशक्ति यानी कि किसी भी देश की जो कुशल जनशक्ति यानी जो पॉपुलेशन है कुशल हो, कौशल आधारित हो, ठीक है, जनशक्ति उत्पादकता और लोगों के जीवन की गुणवत्ता पर केंद्रित मानव संसाधन विकास, इन चारों विकल्पों में से किस क्षेत्र पर बल देती है? यानी कि कुशल जनशक्ति कैसे बन सकती है? व्यावसायिक शिक्षा से, औपचारिक शिक्षा से, जीवन पर्यंत शिक्षा से या तकनीकी शिक्षा से? इसी का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, तकनीकी शिक्षा से। किसी देश की कुशल जनशक्ति उत्पादकता और लोगों के जीवन की गुणवत्ता पर केंद्रित मानव संसाधन का विकास जो है ये आपका तकनीकी शिक्षा के जो क्षेत्र पर जो है बल देकर किया जा सकता है। ये आपको समझना है। यानी तकनीकी शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है आप वर्तमान समय में देख सकते हैं। सारी चीज़ें तकनीक के ऊपर बेस्ड हो चुकी हैं, चाहे आपका एजुकेशन हो गया, चाहे सरकार की कार्य प्रणाली हो गई या प्राइवेट सेक्टर का काम हो गया, सब कुछ कंप्यूटर या डिजिटल हो चुका है। तो यहाँ पर तकनीकी शिक्षा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ये आपको याद रखना है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं। देखिए किसी देश की कुशल जनशक्ति उत्पादकता और लोगों के जीवन की गुणवत्ता पर केंद्रित मानव संसाधन विकास में तकनीकी शिक्षा यानी कि टेक्निकल एजुकेशन जैसे क्षेत्र पर बल देकर किया जा सकता है। तकनीकी शिक्षा रोजगार और सफल कैरियर के लिए आवश्यक होने के साथ साथ शिक्षा के व्यापक बदलावों को निरूपित करती है। इसके साथ ही साथ यह सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता होती है उसको बढ़ावा देती है।
जिससे राष्ट्र की प्रगति होती है, यानी कि किसी भी देश की ग्रोथ कब होगी, जब तकनीकी शिक्षा वहां के लोगों की बेहतर होगी, जो रिक्वायरमेंट है वर्तमान समय में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और भारत में जहां कौशल युक्त लोगों की संख्या बेहद कम है, वहीं सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कौशल युक्त विकास मिशन इसमें सहायक हो सकता है। यानी कि प्रधानमंत्री भारत सरकार के द्वारा जो है प्रधानमंत्री कौशल युक्त विकास जो मिशन है, जिसके अंदर स्किल जो है लोगों को प्रदान किया जाता है, चाहे तकनीकी हो गया, मोबाइल रिपेयरिंग, ऐसे कई सारे कोर्सेज वहां पर है। इस मिशन के अंतर्गत जो है कौशल डेवलप किया जाता है लोगों में, और उन्हें रोजगार जो है प्रोवाइड किया जाता है। तो ये कारगर सिद्ध हो सकता है। यहाँ पर मैंने ये बताने का आपको प्रयास किया, लेकिन क्वालिटी हो, डिग्री बांटने वाले सिस्टम में कुछ होगा नहीं जब तक आप एक्चुअल में कोई स्किल अपने अंदर डेवलप नहीं करते। अगर तकनीकी शिक्षा में हम बात करें तो तकनीकी शिक्षा में आप ओ लेवल की डिग्री ले लीजिए, PGDCA ले लीजिए, BCA कर लीजिए, MCA कर लीजिए, CS कर लीजिए, कोई भी डिग्री बड़ी ले लीजिए, लेकिन जब तक आप किसी काम में, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड किसी सॉफ्टवेयर में, किसी वर्क में अगर एक्सपर्टीज नहीं रखते हैं, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। जैसे कि मान लीजिए प्रोग्रामिंग ही हो गया, तो प्रोग्रामिंग में आपको बेहतरीन प्रोग्रामिंग करना आना चाहिए, तब तो आपका कैरियर बेहतर हो सकता है। अगर आप एक्सेल चलाते हैं तो एक्सेल में आप बेहतर सीट तैयार कर सकते हैं, पावर पॉइंट में बेहतर प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो इस तरीके से जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनमें आप बेहतर काम कर सकते हैं, तभी जाकर जो है आप बेहतर जॉब प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में मैं बताता हुआ चल रहा हूँ, इसे आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वैदिक काल में प्रख्यात विदुषी महिलाएं हैं, कौन कौन सी हैं। यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं, लेकिन जो हैं वैदिक काल में प्रख्यात विदुषी महिलाएं, उनका नाम आपको बताना है। पहला है गार्गी, B है मैत्रेयी, C है संघमित्रा, D है आपका विश्वाम्भरा और E है अपाला। नीचे दिए गए विकल्पों में से ही आपको अपना सही आंसर है बताना। पहला ऑप्शन है केवल A B C D सही है, B ऑप्शन है आपका यहाँ पर केवल B C D E सही है, C ऑप्शन है केवल A B D E सही है, और D है केवल A C D E सही है। तो इसका राइट आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर C। राइट आंसर हो जाएगा आपका A B D E, A B D और E। यहाँ पर ये संघमित्रा नहीं होगा। वैदिक काल की प्रख्यात विदुषी महिलाएं हैं ये सब। देखिए वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली को गुरुकुल शिक्षा प्रणाली भी कहा जाता है, ये आप सभी को पता है। कई बार मैंने क्वेश्चन में रिपीट किया है, कुछ टॉपिक्स भी मैं कराया हूं, तो वहां पर ये सारा कुछ मैं आपको बताता चला गया हूं। जहां पर छात्र गुरुकुल में जाकर शिक्षा ग्रहण करते थे, यह गुरुकुल प्रायः वनों में हुआ करते थे, और वैदिक कालीन शिक्षा में शिक्षा पर महिलाओं का भी अधिकार था। और इस समय की प्रमुख जो विदुषी महिलाएं थीं वो गार्गी, मैत्रेयी, विश्वाम्भरा, अपाला और इसके साथ साथ लोपमुद्रा। यहाँ पर संघमित्रा का कहीं नाम नहीं है, इसलिए आपका ये चार तो दिए गए, इसके अतिरिक्त एक मैंने अभी नाम बताया लोपमुद्रा, ये आपको याद रखना है। ये वैदिक काल के प्रख्यात विदुषी महिलाएं हैं। और एक बात आपको याद रखना है कि विदुषी का मतलब होता है विद्वान स्त्री, यानी उस समय की जो विद्वान महिलाएं थी उनमें इनका नाम आता है गार्गी, मैत्रेयी और विश्वाम्भरा, अपाला और इसके साथ ही साथ लोपमुद्रा। आई होप कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि शिक्षा के संबंध में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को परामर्श देने वाला शीर्ष निकाय कौन सा है, ये आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से। पहला है ऑप्शन UGC, B है आपका CABI और यहाँ पर C है NSDA और D ऑप्शन है NIEPA। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि शिक्षा के संबंध में केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को परामर्श कौन सा निकाय इन चारों में से दे सकता है, यही आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर B, यहाँ पर CABI। इसको इंग्लिश में मैं लिख देता हूँ CABE हो गया आपका, यहाँ पर ये इंग्लिश में शॉर्ट नेम है, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ये आपको याद रखना है। देखिए सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, यह संगठन शिक्षा के संबंध में केंद्र और राज्यों को परामर्श देने वाला शीर्ष निकाय है, यानी कि उच्चतम स्तर पे आप कह सकते हैं इस तरीके से ये निकाय है। और यह प्रथमतः यानी कि पहला
वर्ष 1920 में स्थापित किया गया था, यानी कि पहली बार यह जो है 1920 में इसको स्थापित किया गया था, लेकिन वर्ष 1923 में इसे विघटित कर दिया गया, यानी कि फिर से इस निकाय को भंग या विघटित कर दिया गया था और फिर से वर्ष 1935 से यह वर्तमान तक कार्यरत है, यानी कि फिर से ये 1935 से स्टार्ट हुआ और अभी वर्तमान में ये कार्यरत है, यानी कि मतलब ये शिक्षा के संबंध में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को जो है परामर्श देने का काम करता है। देखिए 3 डेट इंपॉर्टेंट है, 1920 में स्थापित किया गया था, लेकिन 1923 में इसको फिर से विघटित कर दिया गया था और फिर से इसको स्टार्ट किया गया था 1935 में और वर्तमान में ये अभी कार्यरत है, यानी काम ये कर रहा है। ठीक है, सलाह देने का या परामर्श देने का काम, ये आपको याद रखना है। देखिए सर्वप्रथम जो है विचार 1917-19 में कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा रखा गया था इसके संबंध में कि ऐसा कुछ होना चाहिए, एक ऐसी निकाय जो केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को शिक्षा के संबंध में परामर्श दे। तो 1917 और 19 में कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा जो है पहला विचार इसके संबंध में आया था और इसका प्रमुख जो है शिक्षा मंत्री होता है, जो एजुकेशन मिनिस्टर हमारा होता है, वो इसका प्रमुख होता है और यह समय समय पर नीतियों की समीक्षा भी करती है और यहाँ पर यह भी देखने का कार्य करती है कि शिक्षा के संबंध में मानकों का पालन हो रहा है या नहीं तथा इस संबंध में सलाह देने का भी काम ये करती है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारा डिटेल्स आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन के संबंध में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्ययन परिषद नैक, ठीक है, NAAC, नैक जिसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ NAA यहाँ पर C, NAAC, ठीक है, ये याद रखना है, द्वारा तथा निर्धारित मानदंडों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग सही है। तो नैक द्वारा कुछ यहाँ पर उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन के संबंध में जो है कुछ मानदंड यहाँ पर दिए गए हैं और वो कौन कौन से सही हैं यही हमें बताना है। पहला पाठ्यचर्या संबंधी पहलू, बी है शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन, सी है परिणामों को हासिल करने में सतत सुधार और डी है अनुसंधान नवाचार और विस्तार और ई है सुविधा और तकनीकी सहायता। अब नीचे दिए गए इन विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर बताने का प्रयास करना है कि सही आंसर क्या होगा इन चारों विकल्पों में से। इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल ए बी डी, यानी ए बी और डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पाठ्यचर्या संबंधी पहलू, शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन और अनुसंधान नवाचार और विस्तार, ये आपका राइट आंसर। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के क्रियान्वयन में वर्ष 1994 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो कि यूजीसी है के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान के रूप में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्ययन परिषद जो कि नैक है इसकी स्थापना की गई थी, ये आपको याद रखना। आप देखिए हिंदी में तो इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है कि ये जो राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्ययन परिषद इसका हिंदी में फुल फॉर्म है और इंग्लिश में इसको बोला जाता है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, नैक का फुल फॉर्म होता है, ये आपको याद रखना है। देखिए नैक अपना कार्य प्रमुख परिषद और कार्यकारी समिति के माध्यम से करता है और यह बाह्य गुणवत्ता मूल्यांकन, संवर्धन और संपोषण पहलुओं के संयोजन से गुणवत्ता को भारत में उच्चतर शिक्षा का निर्धारण तत्व बनाने के उद्देश्य के लिए हुआ है, यानी कि इसकी स्थापना ये आपको याद रखना है इसके लिए किया गया है। तो ये सारे डिटेल्स महत्वपूर्ण है। नैक एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में एक लेक्चर हो सकता है, लेकिन जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हो सकते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड उनको मैं कवर कराता हुआ चल रहा हूँ। इसके बाद भी अगर कोई फैक्ट अगर आप इंटरेस्टेड हैं जानने में तो आप मुझे कमेंट में लिख कर जरूर बताइएगा। उस टॉपिक पर भी मैं आपको 5 से 10 मिनट का वीडियो, क्योंकि 5 से 10 मिनट में जो उनके महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो कोई बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। जो आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा मैं उसे आसान बनाकर जो है आपको कराने का प्रयास करूँगा, उसको एकदम ईजी कॉन्सेप्ट वाइज पिक्चर का इस्तेमाल करके, माइंड मैप का इस्तेमाल करके, जैसे भी हो मैं आसान करके आपको क्लियर कर दूंगा। कोई भी ऐसा टॉपिक जो 10 यूनिट में जो आपको अच्छे तरीके से क्लियर नहीं हो रहा होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौशल आधारित या व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में NSQF क्षमता स्तर 8 निम्नलिखित में से किसके समकक्ष है। अब इसको मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, ये आपका हो जाएगा NSQF, ये शॉर्ट नेम है इसका फुल फॉर्म भी मैं बता दूंगा अभी। फिलहाल मैं इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है कि कौशल आधारित या व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में NSQF क्षमता स्तर 8 निम्नलिखित में से किसके समकक्ष है। इन चारों में से पहला है अवर स्नातक ऑनर्स डिग्री,
बी है आपका स्नातकोत्तर डिग्री, फिर है सी आपका एडवांस डिप्लोमा और डी है आपका डॉक्टरेट डिग्री। इन चारों में से राइट आंसर क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अवर स्नातक यानी ऑनर्स डिग्री जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो शॉर्ट नेम था NSQF, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो इसका तो फुल फॉर्म सबसे पहले नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क होता है, ये आपको याद रखना है। और योग्यता संबंधी फ्रेमवर्क है ये, हिंदी में अगर कहें तो ये योग्यता संबंधित एक फ्रेमवर्क है और सभी कौशल आधारित तथा व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में योग्यता तय करता है। तो इसके द्वारा जो है सभी कौशल आधारित तथा व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में योग्यता तय किया जाता है और यह लेवल 1 से लेकर लेवल 10 तक ग्रेड के रूप में होता है और योग्यता के हिसाब से उपलब्ध कराया जाता है। और NSQF ऐसी डिग्री को दायरे में लाता है जो NSQF लेवल 8 में अवर स्नातक या ऑनर्स डिग्री के समकक्ष होता है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, जैसे मैंने बताया नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। तो उम्मीद करता हूँ ये सारा डिटेल्स आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20 और ये आपका कथन वाला क्वेश्चन है। दो कथन दिए गए तो दोनों कथन को पढ़ लेते हैं। पहले कथन में दिया गया कि अध्ययन बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ स्टडीज विश्वविद्यालय की अकादमिक प्रणाली की बुनियादी इकाई है। और कथन दूसरा दिया गया कि अध्ययन बोर्ड के उत्तरदायित्व में विश्वविद्यालय के अकादमिक कार्यक्रमों की नियोजन जो है समन्वय और समीक्षा शामिल है। उपयुक्त कथनों के अवलोकन के बाद निम्नलिखित में से आपको यहाँ पर सही आंसर बताने का प्रयास करने के ऑप्शन ए सही है कि बी सही है, सी सही है या डी सही है। सही आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर कथन पहला आपका सत्य है लेकिन जो कथन दूसरा है वो आपका गलत है यहाँ पर। अब इसके बारे में समझते हुए चलते हैं कैसे ये आपका कथन पहला सही है और कथन दूसरा गलत है। कथन पहले में क्या बताया गया था आपसे कि अध्ययन बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ स्टडीज किसी भी उच्च शैक्षणिक संस्थान का मूल घटक होता है, ये आपको याद रखना है। जिसमें इसमें बुनियादी इकाई बताया गया जो मैं यहाँ पर मूल घटक के रूप में आपको बता रहा हूँ। और ये विभिन्न विभागों से चुने हुए सदस्यों से गठित होता है, ये आपको याद रखना है। अध्ययन बोर्ड या बोर्ड ऑफ स्टडीज विश्वविद्यालय की अकादमिक प्रणाली की बुनियादी इकाई या घटक होता है और इसके साथ ही साथ यह विभिन्न विभागों से चुने हुए सदस्यों के द्वारा गठित होता है, अध्ययन बोर्ड या बोर्ड ऑफ स्टडीज। इसलिए ये आपका राइट है, जो कि मैंने अभी फैक्ट बताया उसके साथ ये पूरी तरीके से राइट है। अब देखिए कथन दूसरा कैसे गलत है। देखिए यहाँ पर बताया क्या गया है कि अध्ययन बोर्ड के उत्तरदायित्व जो है विभिन्न पाठ्यक्रमों की पाठ्य सामग्री तैयार करना है और समय समय पर सामग्री की समीक्षा करना है और अपघटन करना है। इसी के साथ बोर्ड इसे पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने या निरस्त करने का कार्य भी सौंपता है, जो कि यहाँ पर क्या बताया गया कि अध्ययन बोर्ड के उत्तरदायित्व में विश्वविद्यालय के अकादमिक कार्यक्रमों की नियोजना, समन्वय और समीक्षा शामिल है, जबकि ये आपका शामिल नहीं है, जो कि मैंने अभी इससे जुड़े जो फैक्ट थे वो आपको बताएं। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा और राइट आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 21। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वैदिक परंपरा के अनुसार पराविधा का अर्थ क्या होता है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला है मानव अनुभव पर आधारित ज्ञान, बी है मानव अनुभव से परे ज्ञान, सी है शिक्षकों से अर्जित ज्ञान और डी है ग्रंथों से अर्जित ज्ञान। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि वैदिक परंपरा के अनुसार पराविधा का अर्थ क्या होता है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। मानव अनुभव से परे ज्ञान को ही यहाँ पर पराविधा जो है कहा जाता है, ये आपको याद रखना। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से रिलेट करता है। देखिए पराविधा हिंदू दर्शन में उच्च या आध्यात्मिक ज्ञान को संदर्भित करता है और यह शब्द संस्कृत भाषा से आया है, जिसमें परा का अर्थ है उच्चतम बिंदु और विधा का अर्थ होता है ज्ञान या सीखना। हिंदू दर्शन में प्रायः ब्रह्म विद्या को पराविधा के पर्याय के रूप में प्रयोग किया जाता है और इसी प्रकार भौतिक जगत से जुड़े विषयों के ज्ञान को अपरा विद्या की संज्ञा दी जाती है, ये आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर कई सारे महत्वपूर्ण मैंने फैक्ट बताए इस क्वेश्चन से रिलेटेड, उनको आपको याद कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा और ऑप्शन बी आप सभी ने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पर्यावरण शिक्षा का अंतर्निहित उद्देश्य क्या है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन जो है ये मेंशन था उसमें, तो मैंने इसको पुट डाउन कर लिया यहाँ पे। तो देख लेते हैं इसको भी, पर्यावरण वाले यूनिट से मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन आ गया है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पर्यावरण शिक्षा का अंतर्निहित उद्देश्य क्या है। कुछ उद्देश्य यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे पहला है पर्यावरण संबंधी चुनौतियों के प्रति समायोजन करना, बी है पर्यावरण संबंधी खतरों का सामना करने में सहायता करना, सी है उभरते मुद्दों के बारे में व्यक्ति के सम आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना, और डी है पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता, जन जागरूकता जो है और ज्ञान को बढ़ाना, और ई है पर्यावरण संबंधी मुद्दे से निपटने में समस्या समाधान और निर्णय लेने के कौशल में वृद्धि करना। नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको राइट आंसर बताना है इन चारों में से कि क्या राइट आंसर आपका हो सकता है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी और डी, और उसके बाद से ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण शिक्षा का अंतर्निहित उद्देश्य जो है उभरते मुद्दों के बारे में व्यक्ति के सम आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना। जैसे कि पर्यावरण संबंधी बहुत सारे मुद्दे हैं यहाँ पर, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या है, प्लास्टिक पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, कई तरह की, ठीक है। तो इन मुद्दों के बारे में व्यक्ति की सम आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना। ऐसा नहीं कि वो अगर कर रहे हैं आलोचना कि नहीं इतनी पोल्यूशन हो या गंदगी होता, उनके जो है चिंतन को इस तरीके से दबा देना व्यक्ति के, ठीक है, बढ़ावा देना। फिर पर्यावरणीय संबंधी मुद्दों के बारे में जन जागरूकता और ज्ञान को बढ़ाना, यानी कि पॉल्यूशन कैसे फैल रहा है, उससे होने वाले प्रभाव हमारे जीवन पे क्या क्या पड़ सकते हैं, कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, इसको भी जागरूकता के तौर पे जो है बढ़ाने का काम करना है, जिसके लिए ज्ञान देना है आपको। और फिर ये पर्यावरण संबंधी मुद्दों से निपटने में समस्या समाधान और निर्णय लेने के कौशल में वृद्धि करना। मान लीजिए कोई पर्यावरण संबंधी कई सारे मुद्दे उत्पन्न हो, चाहे पोल्यूशन का मुद्दा हो गया, ग्लोबल वार्मिंग का हो गया, तो एक डिसीजन मेकिंग पर्सन चाहिए। अगर डिसीजन आप एट द टाइम नहीं ले पाते हैं तो ये प्रॉब्लम गंभीर होती जाएगी, मतलब बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो डिसीजन या कौशल में इस तरीके की वृद्धि करना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये तीनों आपके राइट हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन सी क्या है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा और कैसे ये राइट आंसर है वो भी समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की रूसा योजना निम्नलिखित में से किन घटकों हेतु सहायता करती है। यहाँ पर कुछ घटक दिए गए हैं, और ये जो रूसा योजना है जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट की गई थी, जो कि वर्तमान में आपका शिक्षा मंत्रालय है, निम्नलिखित में से किन घटकों हेतु जो है सहायता करती है। पहला है स्वायत्त कॉलेजों को विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने में, बी है राज्य विश्वविद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान प्रदान करने के लिए, सी है देश के अशिवेत और अल्पस्वेतित क्षेत्रों में नए व्यावसायिक कॉलेजों की स्थापना करने के लिए, और डी है कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की क्षमता बढ़ाने के लिए अवसंरचना अनुदान प्रदान करने के लिए, ई है आपका शिक्षा की लागत की अनुपूर्ति करने के लिए और अधिक छात्रवृत्ति कार्यक्रम चलाने के लिए। नीचे दिए गए इन चारों विकल्पों में से आपको राइट आंसर बताने का प्रयास करना है कि भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो कि वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय है, इसके द्वारा रूसा योजना की शुरुआत की गई थी, और ये योजना किन घटकों हेतु सहायता करता है। ये कुछ घटक दिए गए हैं, वही आपको राइट आंसर बताने का प्रयास करना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए, और उसके बाद से सी, और यहाँ पर डी और ई, ये आपका इन घटकों के अंतर्गत आ जाएगा। यानी कि स्वायत्त कॉलेजों को विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने में ये योजना मदद करती है, और इसके साथ ही साथ देश के असेवित और अल्पसेवित क्षेत्रों में नए व्यावसायिक कॉलेजों की स्थापना करने में भी ये योजना मदद करती है। इसके साथ ही साथ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की क्षमता बढ़ाने के लिए अवसंरचना अनुदान यानी कि सहायता आर्थिक रूप से प्रदान करती है, और शिक्षा की लागत की अनुपूर्ति करने के लिए अधिक छात्रवृत्ति कार्यक्रम चलाने का भी ये प्रयास करती है। इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसको रूसा यहाँ पर शॉर्ट में कहा जाता है, भारत सरकार की एक प्रायोजित योजना है जिसे राज्यों की पात्र उच्चतर शैक्षिक संस्थानों को वित्त पोषित करने के उद्देश्य से वर्ष 2013 में प्रारंभ किया गया था। और इसके प्रमुख उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों में से 2-4 मैंने आपको बता दिया, और 2-3 और उद्देश्य मैं बता देता हूं, जैसे कि जरूरतमंद विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति कार्यक्रम को चलाना, जो कि इसमें मेंशन है, और समाज के वंचित वर्ग की उच्च शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने में सहायता करना, ये भी रूसा योजना का उद्देश्य है। ये आपको याद रखना है। बाकी 2-4 तो जो उद्देश्य हैं इसमें मेंशन है, ये भी आपको याद कर लेने हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निम्नलिखित में से कौन सी
आईसीटी पहल संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के लिए ई गवर्नेंस से संबंधित है? इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला है समर्थ, बी है विद्वान और सी है IRINS, फिर वह लास्ट में डी आपका स्वयं। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए समर्थ। देखिए आपको याद रखना है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो कि वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय है, इसके द्वारा सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म समर्थ की स्थापना की गई थी। देखिए ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत ही ये समर्थ जो है इसको स्थापित किया गया था, और क्या सुनिश्चित करने के लिए? उच्चतर शिक्षा संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने ही हेतु जो है इस प्लेटफॉर्म को जो है बनाया गया था, ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म को। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, और जैसे तैसे करते करते हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 तक पहुंच गए, क्योंकि देखिए डिटेल में बताना होता है। वीडियो 1 घंटे का होता है, तो आप समझ सकते हैं कि वीडियो को बनाने में कितना टाइम लगता होगा, एक्सप्लेन करने में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगती है। यहाँ पे कभी कभी तो गला बैठ जाता है, गला जलने लगता है, लेकिन ये ज़रूरी है आपके लिए। आपको एग्ज़ाम जो है क्लियर करना है, तो ये सारी चीज़ें बताना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है कि एक डिनोवा संस्था की क्या विशेषता होती है? यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला है ICT समर्थित शिक्षण शास्त्र की इसकी जो है विशेषता होती है, और भी है ज्ञान के अद्वितीय और उभरते क्षेत्रों में शिक्षण और शोध पर ध्यान केंद्रित करना। सी है आपका विदेशी भाषाओं और उनके साहित्य के शिक्षण और शोध पर ध्यान केंद्रित करना, और डी है अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा। इन चारों में से आपको बताना है कि एक डिनोवा संस्था की क्या विशेषता होती है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान के अद्वितीय और उभरते क्षेत्रों में शिक्षण और शोध पर ध्यान केंद्रित करना ही एक डिनोवा संस्था की विशेषता होती है। देखिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार डिनोवा संस्था ऐसी शिक्षण संस्थाएं हैं जो ज्ञान और अद्वितीय और उभरते हुए क्षेत्रों में शिक्षण व शोध पर ध्यान केंद्रित करने का काम करती हैं। ये आपको याद रखना है, किसके अनुसार बताया गया? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा और डिटेल भी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो यहाँ पर जो है हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। आज की इस वीडियो में हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन के साथ, वो भी मैं बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन करने का प्रयास करता हूं। अदरवाइज कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, कहीं दिक्कत होती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ऐसा नहीं कि मैं जो बता रहा हूं सब कुछ परफेक्ट, कहीं भी कुछ एरर हो, कुछ समझ में नहीं आए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में निसंकोच बता सकते हैं। और कोई ऐसा टॉपिक अगर आपको लगता है पूरे 10 यूनिट के दौरान, या किसी और टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी आपके थॉट्स में है, कोई टॉपिक नहीं क्लियर है, समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे वो टॉपिक कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइएगा। वो मैं बहुत ही सरल भाषा में जो है आपको क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगता है इस वीडियो में, तो मैं चाहता हूं कि ये वीडियो जो है आप लाइक शेयर ज़रूर करें। आपके एक लाइक से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, हमें एनर्जी मिलता है कि हम इसी प्रकार से कंटिन्यूस वर्क करें, जिससे आपको अपने एग्ज़ाम को क्लियर करने में ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिले। तो लाइक करके आप हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं, और वीडियो को शेयर करें उन ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ जो कोचिंग्स और बहुत दूर दराज के क्षेत्रों में है, लेकिन उनका सपना है कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्लियर करना। उनका भी एक बढ़िया सपना है कि वो किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बने। तो उन सपनों को उड़ान देने के लिए अगर आप चाहो तो इन वीडियो को उन ज़रूरतमंद दोस्तों तक पहुंचा सकते हो शेयर करके। और इसके साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसके बगल में ये जो घंटी का निशान होता है इस प्रकार से, उसको आप प्रेस करके जो है दबा लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर लगभग हर एग्जाम रिलेटेड जो है महत्वपूर्ण वीडियो मैं प्रोवाइड करने का प्रयास करता हूं। तो चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप इस चैनल को निसंकोच ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैनल से आपको वैल्यू मिलेगी, यानी कि आपके लाइफ में वैल्यू एड ऑन होगी, आपका समय खराब नहीं होगा। देखिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म से लॉट ऑफ, लेकिन आपके पास 24 आवर्स होते हैं एक दिन में, और इसमें से आपको 8 घंटे के आसपास जो है सोना होता है। कम से कम मान लीजिए 6 घंटे आप सोते होंगे, और इसी में आपको पढ़ना भी है, और कुछ जो ज़रूरी काम है घर के वो भी करना है। अगर आप विद्यार्थी हैं, अगर मान लीजिए आप जो है जिम्मेदार पर्सन हैं, आप फैमिली वाले हैं, तो आपकी जिम्मेदारी और ज़्यादा होगी। तो इसी 24 घंटे में आपको सारा काम करना है। तो अगर आप कुछ समय निकाल के कुछ अध्ययन भी करते हैं या कहीं टाइम आप निवेश करते हैं, तो आप यह देखने का जरूर प्रयास करिए कि आपके लाइफ में वैल्यू एड ऑन वो चीज़ करती है या नहीं। अगर कुछ भी आप देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि समय आपका बहुत बेशकीमती है। अगर आप समय को इस तरह से ही गंवा देंगे
तो आपकी लाइफ जो है एक तरीके से दिक्कत में पड़ सकती है। तो समय को वही निवेश करना चाहिए जहां से आपको कुछ वैल्यू एड ऑन मिलती है या कुछ रिटर्न मिलता हो। जैसे कि आप पैसा निवेश करते हैं, आप एफडी में या फिक्स डिपॉजिट करके जो है कुछ पैसे आप बैंक में जमा करते हैं कि कुछ आपको रिटर्न उस पर मिलता रहे, ठीक है। तो उसी प्रकार से आपका कीमती समय भी होता है, आप वहीं पर निवेश करना चाहेंगे जहां से आपको कुछ रिटर्न मिले। तो अपने कीमती समय का सही जगह निवेश करें, आपकी लाइफ बेहतर हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं वीडियो का सेशन आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय